Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of January 2019. तो 8 जनवरी 2019 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे. Before we start, these are the questions for you today. The first question is the Pemberton line and the Johnston line are related to the boundary between India and which of the following countries. तो जो Pemberton line है और Johnston line है, इनमें से किस इंडिया के साथ और कौन सी कंट्री के साथ ये लाइन्स हैं? The options are श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या चाइना. Second question is the image of which of the following UNESCO World Heritage Site of India is not to be found on the reverse of any new banknote domination. जो नई बैंक नोट्स आई हैं इनमें से कौन सा ऐसा हेरिटेज है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो कि नहीं है उनमें से उन नोट्स में? ऑप्शंस आर स्टोन चैरियट हम्पी, पद्म पानी पेंटिंग अजंता केव्स, रानी की वाव पाटन एंड रेड फोर्ट दिल्ली. तो इनमें से आपको बताना है कौन सा यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो कि किसी भी नोट में नहीं पाया जाएगा, और जो बाकी के पाए जाएंगे उनको प्लीज बताइएगा कि किस नोट में कौन सा हेरिटेज है. द थर्ड क्वेश्चन इज रिसेंटली इन न्यूज the new southern policy. The new southern policy was recently in news. It is aimed at deepening of ties between which of the following: India and the island nations of the Indian Ocean, South Korea and Southeast Asia, USA and South America, China and South Asia, including the Indian subcontinent and Southeast Asia. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्रीज के लिए या कौन से रीजन्स के लिए द न्यू सदर्न पॉलिसी हैज बीन एम्ड एट. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now let's start the newspaper, and if you have the newspaper in either physical or digital format, please open that with me so that we can start that paper together. The first news is from the front page and it is the most important news of the day. The center has planned 10% quota for the poor, for the economically weaker sections. तो economically weaker section irrespective of their caste, irrespective of their status as general और scheduled tribe. तो जनरल जो लोग थे, जनरल कैटेगरी के लोग थे, वो बहुत हमेशा अपोज करते थे रिजर्वेशन का कि क्यों होता है, हमको क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया जाता, हम भी तो इकोनॉमिकली पुअर हैं. सो फॉर दोज इकोनॉमिकली पुअर जनरल पॉपुलेशन, सेंटर हैज प्लान्ड 10% कोटा फॉर दीज पीपल. ओके, 10% रिजर्वेशन उनके लिए अप्रूव किया गया है. नाउ अब आगे की प्रोसेस क्या होगी? आगे की प्रोसेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसको कि हम बिल कहते हैं. कि स्पेशल बिल पास किया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया जाएगा अंडर आर्टिकल 368. ओके, 368 के अंदर जो ये बिल पास होगा वो विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दैट इज ओवर 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो ये दोनों मतलब स्पेशल मेजॉरिटी का केस है. स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी इस बिल को पास करने के लिए, जिसमें 50% से ज्यादा लोग ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनको पास करना पड़ेगा, तब जाके ये 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो पाएगा. ना उसके पहले बहुत सारी चीजें जो कि हमको देखनी पड़ेंगी. व्हाट आर द एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी दी गई है? द एलिजिबिलिटी गिवन इज दैट पीपल अर्निंग लेस देन 8 लाख एनुअली. तो 8 लाख से उनको कम एनुअली अर्न करना पड़ेगा. Then people who own farmlands below 5 acres, 5 एकड़ से कम उनका लैंड होना चाहिए. Then people who own a house measuring less than 1000 square feet, तो 1000 स्क्वायर फीट से छोटा उनका घर होना चाहिए. तो 5 एकड़ से कम लैंड होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से छोटा घर होना चाहिए, एंड द अर्निंग है वो 8 लाख से कम एनुअली होनी चाहिए. सो दिस इज द थिंग. ओके, नाउ एक बहुत फेमस केस है इंदिरा साहनी का केस. अब देखते हैं अपन की क्या कैविएट्स हो सकते हैं, क्या चीजें हैं जो कि इनको रोक सकती हैं. सो वेरी फेमस केस इज द इंदिरा साहनी केस, एंड इन दैट सुप्रीम कोर्ट सेट अप द कैप ऑफ 50% ऑन द रिजर्वेशन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए. दिस इज इन द फेमस इंदिरा साहनी केस. अब ऑलरेडी इतना रिजर्वेशन तो ऑलरेडी दिया गया है, तो अब अगर आप नया रिजर्वेशन लाते हो 10% का, तो आइदर यू शुड डिक्रीज सम अदर पर्सन रिजर्वेशन, आपको किसी और का रिजर्वेशन है तो कम करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस विल बी टेकन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट के लिटमस टेस्ट में जाएगा और वहां पे इसको पास होना जरूरी है. वहां पे पास होने के लिए आई डोंट थिंक कि सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द क्राइटेरिया दैट रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन जस्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर पीपल्स. केवल और केवल इकोनॉमिकली वीकनेस के लिए आपको नहीं दे सकते. इट इज फॉर करेक्टिंग द हिस्टोरिकल अनजस्ट, जो हिस्टोरिकल पास्ट में अनजस्ट किया गया था उसको करेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था. देयरफॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस द क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया बेसिकली इज सोशली एंड एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ओके, तो सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ जनरल पॉपुलेशन. देयरफॉर आई थिंक कि जब आगे जाके ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा
तब वहां पे इसको बहुत मुश्किल है कि पास हो पाए. द प्रपोज्ड कोटा फॉर पुअर अमंग द अपर कास्ट विल बी ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन. तो अभी ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन तो एग्जिस्ट करता है, तो अब जो नया रिजर्वेशन है पुअर को दिया जा रहा है जो अपर कास्ट से, वो 50% के ऊपर होगा. एंड देयरफॉर इट विल बी अमेंडिंग आर्टिकल 15(4), 16(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो फंडामेंटल राइट्स है उनको थोड़ा अमेंडमेंट दिया जाएगा. एंड मेजोरिटी मैंने आपको बता दी है. यहां पे मैंने इंदिरा साहनी केस का बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सेड वेरी क्लियरली दैट बैकवर्ड क्लासेस कुड नॉट बी डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली विद इकोनॉमिक क्राइटेरिया. केवल और केवल इकोनॉमिकली क्राइटेरिया नहीं हो सकता, इट शुड बी सोशल बैकवर्डनेस एज वेल. तो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें बहुत क्लियर कही थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है. दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि केवल और केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं ले सकते हम बैकवर्डनेस का, देयर शुड बी सोशल बैकवर्डनेस एज वेल. तो इन दोनों क्राइटेरिया पे कहीं ना कहीं फेल कर रहा है ये जो नया प्रपोजल है. एंड ये देखते हो कि इलेक्शन को केवल 100 दिन बचे हैं, तो पीपल आर थिंकिंग एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज थिंकिंग दैट इट इज अ पॉलिटिकल गिमिक एंड टू अट्रैक्ट द वोटर्स. क्योंकि आज आपने बोल दिया ठीक है, लंबी प्रोसेस है, तब तक अप्रैल में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद होता है कि नहीं होता उसमें क्या करना है. ओके, सो बेसिकली दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस. सो डो नॉट गेट इन ट्रैप्स. एंड ऐसा होना भी नहीं चाहिए. आई डोंट थिंक ये बहुत जस्टिफाइबल है. अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है तो आप पहले किसी और का या तो कम करो, अदरवाइज 50% से ऊपर मत करो. तो किसी के पास अगर सपोज किसी की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो इट इज नॉट देयर फॉल्ट ना. ये उनकी फॉल्ट तो नहीं है कि उनकी 8 लाख से ज्यादा है. तो फिर आप किस तरह से उनको रिजर्वेशन से बाहर रख रहे हैं. और कोई अगर व्यक्ति सपोज 7,99,000 कमाता है और कोई 8,01,000 कमाता है, तो दोनों में केवल अंतर तो 2 रुपए का ही है, बट एक को रिजर्वेशन दिया जाएगा, एक को नहीं दिया जाएगा. सो दिस इज नॉट जस्टिफाइबल. कि यहाँ भी अनजस्ट है. तो ये सारी चीजें जो हमको सोच के रखनी पड़ेंगी. आफ्टर दैट ओनली वी कैन give this reservation. Now this is maiden triumph. This is India has finally won the border Gavaskar trophy, and India has won border Gavaskar trophy from Australia. तो याद रखिएगा ये जो border Gavaskar trophy अगर पूछा जाए किस कंट्री के साथ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है. और दूसरा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है. एंड वी हैव won a test series on Australian soil 71 years after its first tour. 71 सालों बाद हम अपने पहले टूर के 71 सालों बाद हमने ये टेस्ट सीरीज जीती है. आई थिंक 1947-48 में हम गए थे लाला अमरनाथ के लीडरशिप में. तो लाला अमरनाथ की लीडरशिप में 47-48 में हम गए थे, 1947-1948 में. एंड आफ्टर दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव वॉन अ टेस्ट सीरीज ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल 71 ईयर्स. ओके, 71 साल के बाद. तो दिस इज वेरी इमोशनल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में. ओके, now let's move to the next pages. Let's see कौन कौन सी न्यूज आइटम्स आए हैं. You can move with me. We will be completing the newspaper together. We are leaving the political news. बिल्कुल बहुत पॉलिटिकल न्यूज आती हैं, क्योंकि 4-5 पेज ही हैं ऐसे हिंदू के जहाँ पे अच्छी न्यूज आती है. ना एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, वैसे ये सदर्न इंडिया से रिलेटेड है, केरला से रिलेटेड है. स्ट्रेच ऑफ पेरियार टर्न्स रस्ट रेड. ना क्या हुआ कि पेरियार जो रिवर है उसका थोड़ा सा एक स्ट्रेच है जो कि रस्ट रेड कलर का हो गया था, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज ब्राउन कलर का हो गया था. सो ऐसा पूछ सकते हैं कि सदर्न इंडिया में कौन से भी रिसेंटली रिवर थे जिसका कलर इस तरह से चेंज हुआ है. याद रखिएगा, इट्स द पेरियार रिवर. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट जो ये रिवर है ये फ्लो करती है इन इंडस्ट्रियल जोन ऑफ एलूर एडियार. ओके, तो एलूर एडियार नाम का इंडस्ट्रियल जोन है जहां से ये पास होती है. और ऐसा माना जाता है कि सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल जोन हैज अफेक्टेड दिस, एंड उसी कारण से जो ये कलर चेंज हमको दिख रहा है रस्ट रेड कलर का या ब्रॉन्ज ब्राउन कलर का, तो उसी कारण से इंडस्ट्रियल जोन ऑफ एलूर एडियार के कारण हमको दिख रहा है. सो ये एरिया याद रखिएगा, स्ट्रेच ऑफ पेरियार याद रखिएगा, रस्ट रेड कलर याद रखिएगा. Now the next news is again from Kerala, Wayanad Sanctuary. Wayanad Sanctuary is in Kerala. Okay, I have been to this place and it's a very beautiful place. It's ऐसा कहा जाता है कि भगवान खुद केरल में रहते हैं. Okay, this is said for Kerala and literally ये बिल्कुल सही भी है. It's a very beautiful place. ओके, नाउ नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व उसके अंतर्गत ये केरला का वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है. वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द एरिया विच कम्स अंडर दिस. एंड वहां पे काफी ज्यादा अट्रैक्शन शुरू हो गया है. एंड वाटर की अवेलेबिलिटी है, फॉल्डर की अवेलेबिलिटी, इसी कारण से वहां पे बहुत सारे जानवर आते हैं. ओके, एंड कर्नाटका में एक और बांदीपुर नेशनल पार्क है. याद रखिएगा, ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है बांदीपुर नेशनल पार्क की. ओके, सो बांदीपुर नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें बांदीपुर कर्नाटका में है एंड वायनाड जो है वो केरला में है. ओके, तो दीज आर द लोकेशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दीज लोकेशंस एज वेल. ओके, अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं लिखी हुई है, जैसे राजीव गांधी नेशनल पार्क लिखा है, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है, मुदुमलाई लिखा हुआ है, एंड
ये काम करना आप लोग, जैसे मैंने वायनाड आपको बता दिया है, ओके, बांदीपुर मैंने आपको बता दिया है, पता करिए कि बाकी के जो ब्रह्मगिरी और राजीव गांधी है तो ये कहाँ कहाँ है, मुदुमलाई कहाँ पे है, किस स्टेट में, तो ये एटलीस्ट ये आप अपने से ये काम कर लीजिएगा। ओके, ये 3-4 जो है बाकी के लोकेशंस जरूर याद रख लीजिएगा, हो सकता है अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे। ओके, तो प्लीज फाइंड आउट द लोकेशंस फॉर ऑल दीज रिमेनिंग वंस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये मुझे लगा कि मुझे बताना जरूरी था कि एक अच्छा एक तो इंटेलेक्चुअल डिबेट हो जाएगा, दूसरा आपका सोचने की प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाएगी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट रिसेंटली यू हैव सीन मेनी माइन एक्सीडेंट्स हैपनिंग इन मेघालय। अब आपके सामने जो न्यूज प्रेजेंट की गई थी वो ये प्रेजेंट की गई थी कि इलीगल माइंस थी, वहां पे माइनर्स काम कर रहे थे एंड देन बिकॉज ऑफ दैट वहां पे ट्रैप में फंस गए। अब देखो कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग, जैसे अगर आप नॉर्मल बात करो तो दे आर वेरी लिमिटेड इन देयर नॉलेज। क्यों लिमिटेड नॉलेज में? क्योंकि उन्होंने या तो पेपर पढ़ा है या तो उन्होंने आज तक देखा है, द जी न्यूज देखा, ये सब देखा है। वहां बेसिकली वो एक डिबेट नहीं करेंगे, कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं करेंगे। दे विल से दैट इलीगल माइंस थी, वहां पे वो काम कर रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे एंड वहां पे ट्रैप में आ गए। तो मेनी पीपल आर सम टाइम वेरी एंटी एपैथेटिक ऑल्सो। उस कारण से क्या होता है कि उनको उतना जो उनके साथ उनको कंपैशन दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते। उनको लगता है यार इलीगल काम कर रहे थे तो उसका बुरा नतीजा होगा। बट लेट्स सी द रूट्स ऑफ दैट प्रॉब्लम, कि क्यों वो इलीगल माइनिंग कर रहे थे, व्हाई दे वर डूइंग ऑल दैट थिंग। क्या उनको नहीं पता था कि इस तरह का खतरा होता है? क्या उनको ये नहीं पता था कि उनकी लाइफ डेंजर में रहती है उस जगह पर अगर माइनिंग का इस तरह से काम करते? तो उनको बिल्कुल पता थी ये सारी चीजें। तो लेट्स कम टू द इश्यूज, क्या क्या इश्यूज है। फर्स्ट थिंग इज द पॉवर्टी वहां पे इतनी ज्यादा है। दूसरी चीज लैक ऑफ जॉब्स, जो वहां के यूथ है वहां पे बहुत ज्यादा जॉब्स की कमी है, जॉब्स जितने उनको वादे किए जाते हैं उनको नहीं दिए जाते। तो पॉवर्टी इज द फर्स्ट इशू। पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ वेरियस इल्स ऑफ दिस सोसाइटी। ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट है, पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इल्स ऑफ दिस सोसाइटी। इस सोसाइटी में जितनी बुराइयां हैं उनमें से 95% केसेस में गरीबी, पॉवर्टी ही उसका कारण है, रूट कॉज है। सेकेंड थिंग इज दैट पॉवर्टी है तो चलो ठीक है, उससे बाहर आने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके बाहर आने के लिए जॉब्स चाहिए, आपको उससे बाहर आने के लिए मंथली इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि आपका स्टैंडर्ड बढ़े, आप बिलो पॉवर्टी से ऊपर आए। बट जॉब्स भी नहीं है। सेकेंड इशू इज द जॉब इशू। तीसरा इशू क्या है? अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है जॉब नहीं है तो आप किसानी तो कर सकते हैं, खेती तो कर सकते हैं। खेती में भी इशू है, फार्मिंग में भी इशू है। वाई? बिकॉज आपको पता है कि जो लैंड होल्डिंग्स है कितनी ज्यादा फ्रैगमेंटेड है इंडिया में, ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। दूसरा, मेघालय जो है वो एक हिली एरिया है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, ऑल दीज आर हिली एरिया। दूसरा, जो फार्मलैंड्स है वहां पे वो भी ज्यादा उपजाऊ नहीं है। क्यों उपजाऊ नहीं है? बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड सैंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स लाइक मोरी मानस। मोरी मानस एक रिवर है, जैसे वो बहुत ज्यादा सैंड डिपॉजिट कर देती है। और बिकॉज ऑफ दैट इशू व्हाट हैपेंस इज दैट फार्मलैंड्स आर लूजिंग देयर फर्टिलिटी। ओके, बाकी मैंने उसकी टोपोग्राफी बताई, किस तरह से रगड टोपोग्राफी है, इसलिए एग्रीकल्चर इतना ज्यादा ईजी है नहीं। फ्लड्स बहुत फ्रीक्वेंट है। वहां के लोगों ने जब ये सारी दिक्कतें हुई तो लोन काफी ले लिया एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर इन अ डेट ट्रैप ऑल्सो। तो अब देख रहे हैं कितने सारे इश्यूज हैं, और फिर हम अंतिम में बोलते हैं कि यार वो इलीगल माइनिंग कर रहे थे, वो और क्या कर सकते थे? they were taking that risk and they were thinking that it is worth to have their life in such danger for earning such money। अगर उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है तो वो अपनी लाइफ को डेंजर में डालने के लिए भी बिल्कुल नहीं घबराते। सो बिकॉज ऑफ दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या बेसिक इश्यूज हैं, क्यों वो इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हुए, क्यों वो करना चाह रहे हैं, क्यों वो जा रहे हैं इस तरीके से, एंड वी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम ऑल्सो। सो याद रखिएगा, ये सारे इश्यूज जरूर याद रखिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड आई होप आपका थोड़ा सा आगे जाके आपको सोचने का और मिला होगा, फॉर्डर मिला होगा, और आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली हमेशा जो दिखता है वो एक्चुअली नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी होता है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। Now again intellectual thing is only there। गोपाल गांधी ने कहा है कि इट्स द फियर एंड डेमोक्रेसी डू नॉट रन टुगेदर। फियर एक जो डर है और डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो एक साथ कभी नहीं चलता है। ओके, एंड फियर इज अ ग्रेट इविल एंड इज कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिकनिज्म। ओके, तो फियर जो होता है, फियर चाहे वो कहीं पे भी हो, फियर चाहे एक्सप्रेशन में हो, फियर ऑफ एक्सप्रेशन, फियर ऑफ थॉट, फियर ऑफ कंसाइंस, किसी भी तरीके का डर अगर आपके अंदर है तो यू कैन नॉट सस्टेन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। अदरवाइज डेमोक्रेसी कैन नॉट सस्टेन इन सच अ फियरफुल एटमॉस्फेयर। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल वाइसे वर्सा है कि
एक तरफ अगर फियर है तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, अगर डेमोक्रेसी है तो फियर नहीं होना चाहिए. दिस इज द आइडियल कंडीशन दैट शुड हैव बीन देयर, एंड इट इज द वाइटल इंपॉर्टेंस दैट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन and freedom of speech and of writing be exercised fearlessly in our country. This is what Gopal Krishna Gandhi has said, that the freedom of expression, freedom of speech, writing should be exercised fearlessly in our country. Fear is a great evil and is completely inconsistent with the democracy and republicanism. तो fear is completely inconsistent with democracy and republicanism. लेकिन आज के अगर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर आप देखें तो लोग लिखने से घबराने लगे, सच लिखने से घबराने लगे हैं. तो एक कोट है वोल्टायर का, इट इज रॉन्ग टू बी राइट, इट इज नॉट गुड टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग. ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि जब एटमॉस्फेयर कंसिस्टेंट ना हो तो उस समय सही होना भी गलत होता है. यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम एज वेल. तो आपका सही होना भी गलत हो जाएगा जब गवर्नमेंट ऑफ द डे गलत है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच कैन हैपन. देयरफॉर वी शुड हैव नो फियर एंड वी शुड स्टैंड बाय विद दोज हु आर एक्सप्रेसिंग, हु आर डिसेंटिंग. हमको उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना फियरलेसली, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. देखो, हमेशा पीसफुल होना चाहिए, सब कुछ पीसफुल होना ही चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी वायलेंस, बट एक्सप्रेशन जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन है, जो रेशनल एक्सप्रेशन है चीजों का, वो जरूरी है. रेशनल एक्सप्रेशन इज नेसेसरी, तभी जाके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूरी होता है. एंड वो चीजें अगर नहीं रहेंगी तो नथिंग विल वर्क as it was thought to be. ओके, तो उस तरह से काम करने के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा जरूरी होता है. लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन. द फर्स्ट एडिटोरियल इज रिगार्डिंग द माइंस ओनली. जो इलीगल माइंस हो रही है मेघालय में, उसके कारण का ही आर्टिकल है. नाउ अभी रिसेंटली हम देखा कि 15 वर्कर्स ईस्ट जयंतिया हिल्स में पकड़े गए थे, एंड देन अभी रैट होल माइन में 2 और लोगों की डेथ हुई है. ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में ही 2 लोगों की डेथ हुई थी, कल मैंने आपको न्यूज में बताया था. नाउ द एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इलीगल माइंस को क्लोज करना चाहिए. दे शुड हैव क्लोज्ड द रैट होल्स, दे शुड हैव क्लोज्ड द इलीगल माइंस. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन विच इट हैज फेल्ड वेरी मच. ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट्स फेल हुई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में. नाउ मेघालय गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड द डायरेक्शन ऑफ एनजीटी ऑल्सो. जो एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था दैट दे शुड क्लोज द इलीगल माइंस एंड इंपोज प्यूनिटिव रॉयल्टीज ऑन इलीगल माइन ओनर्स. तो इलीगल जो माइंस रखते हैं, जो इलीगल माइन ओनर्स हैं, उनके ऊपर रॉयल्टी या प्यूनिटिव रॉयल्टी लगाइए, प्लस आप जो इलीगल माइंस हैं, जो रैट होल्स हैं, उनको क्लोज करिए. बट इसमें भी मेघालय की जो गवर्नमेंट है वो फेल हुई है. Now there was a BP Katoki committee which was appointed by the NGT to look into the illegal mining in Meghalaya. तो BP Katoki committee थी जो कि अपॉइंट की गई थी by the NGT for looking into the illegal mines in Meghalaya. Now editorial suggests that Meghalaya government should take immediate steps to stop all the illegal mines operating in the region. ओके, तो जितनी भी इलीगल माइंस ऑपरेट कर रही हैं उनको बिल्कुल बंद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्टेट गवर्नमेंट की है, मेघालय गवर्नमेंट की है, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभानी चाहिए. अब दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग. नाउ द सेकंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग पाकिस्तान. ये पाकिस्तान में इनएबिलिटी ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. जो इमरान खान की जो रिसेंटली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, दैट इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन वेरियस पैरामीटर्स. तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है, काफी ज्यादा कुछ बताएंगे ये पाकिस्तान में करंट क्या स्टेटस है. Author highlights that for the last 5 months, Imran Khan's government has done nothing and economic condition is worsening. तो ऑथर का कहना है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसने कोई काम किया नहीं है, प्लस इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो फर्दर वर्सन हो गई है. इन्फ्लेशन इज हाई, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है. इंटरेस्ट रेट जो है वो डबल डिजिट पे चल रहा है. एफडीआई बिल्कुल गिर चुका है. एक्सपोर्ट्स हैव बिकम स्टैगनेंट, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. पाकिस्तानी रुपी हैज फॉलन बाय 34% इन द लास्ट 12 मंथ्स. तो ये सारे इश्यूज हैं, इनको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि करंटली आपके नेबर्स किस स्टेटस में है ये जानना जरूरी होता है हर समय. ओके, तो यूपीएससी एग्जाम की यही खूबी है कि आपको अपने बारे में तो पता ही रहेगा, आपको अपने नेबर्स के बारे में पता रहेगा, आपको वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है वो पता रहेगा. ओके, सो इन्फ्लेशन इज हाई, इंटरेस्ट रेट इज डबल डिजिट, एफडीआई फॉलन, एक्सपोर्ट्स बिकमिंग स्टैगनेंट, इंपोर्ट्स आर राइजिंग, पाकिस्तानी रुपी फॉलन बाय 34% इन द लास्ट 12 मंथ्स. ये सारे इशूज जो कि हैं पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं. ही हाईलाइट्स दैट द वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, इमरान खान गवर्नमेंट हैज नो विजन और प्लान टू सेव द इकोनॉमी. जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उनके पास ना कोई विजन है, ना ही कोई प्लान है कि वो अपनी इकोनॉमी को कैसे इन सब चीजों से बाहर निकालेंगे. दे आर ओनली बेगिंग टू देयर 3 नेबर्स, टू देयर 3 पार्टनर्स, दैट इज चाइना, यूएई एंड सऊदी अरेबिया. इनसे बस वो पैसे मांग रहे हैं और बेल आउट बार बार होते जा रहे हैं इन सब चीजों से.
एंड उनका इमरान खान केवल एक चीज क्लेम कर रहे हैं दैट वी विल पुट ऑल द करप्ट पॉलिटिशियंस बिहाइंड द बार, और वी आर ऑन द सेम पेज विद द आर्मी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जुडिशरी आर ऑल ऑन द सेम पेज। बट ये उनकी बातें, इमरान खान ऐसा बोल रहे हैं एंड इससे काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, आपको इकोनॉमिक फ्रंट में भी काम करना ज़रूरी है। ऑथर कंक्लूड्स बाय हाईलाइटिंग दैट विद मीडिया बीइंग स्ट्रैंगुलेटेड, जो मीडिया की फ्रीडम है वो भी स्ट्रैंगुलेट की जा रही है, एंड अपोजिशन लीडर्स आर बीइंग हाउंडेड इन द नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पाकिस्तान मे बी बैक टू इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। अब जो पाकिस्तान के लिए टर्म यूज कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज डेमोक्रेसी जिसको कि कंट्रोल किया जाए, मतलब आप रेगुलेट करें, गवर्नमेंट लोकतंत्र को रेगुलेट करे। देखो ये एक बहुत ही ड्रेडफुल सिनारियो है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा मतलब आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बिग ब्रदर वाली कंडीशन आ जाएंगी, जो जॉर्ज ऑरवेल जिसको भी बोलते हैं ना, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये वैसी कंडीशन आएगी कि वॉट एवर यू विल से दैट शुड बी इन सिंक विद द बिग ब्रदर। ओके, सो ये सारी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एंड डेमोक्रेसी शुड नॉट बी अ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ओके, तो ये इशू था, ये समझ लीजिए। द अनगांधीयन केन इज एन आर्टिकल विच इज हाईलाइटिंग द निग्लेक्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स इन द प्रेजेंट टाइम्स। जो गांधीयन प्रिंसिपल्स थे उनका जो निग्लेक्ट हुआ है इस समय, वो ऐसा कभी नहीं हुआ, एंड इन द प्रेजेंट टाइम्स द गांधीयन प्रिंसिपल्स हैव बीन निग्लेक्टेड, एंड जो वैल्यू दी जानी चाहिए थी महात्मा गांधी को वो नहीं दी जा रही है। ओके, एंड सिंबॉलिज्म बहुत ज्यादा गांधी की पब्लिक लाइफ से जोड़ा जा रहा है। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी का चश्मा दिखाया गया था, गांधी जी को एक सिंबल बनाया गया था स्वच्छ भारत अभियान में। एंड रिसेंटली क्या किया है कि बीवी सुरेश हैज इंस्टॉल्ड एन इंस्टॉलेशन जिसका नाम उन्होंने रखा है केन्स ऑफ रैथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ही हैज नेम्ड दिस केन्स ऑफ रैथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बीवी सुरेश। एंड हिज इंस्टॉलेशन हाईलाइट्स मेनी ऑफ द थिंग्स दैट गांधी स्टूड फॉर एंड हाउ दे आर इग्नोर्ड। जो गांधी जी जिन चीजों के लिए खड़े होते थे उन सारी चीजों को आज किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, उसके ऊपर बीवी सुरेश ने ये इंस्टॉलेशन किया है। इस जो इंस्टॉलेशन है उसमें दो मैकेनिकली रोटेटेड सेट ऑफ ब्रूम्स हैं एंड क्लॉथ विच स्वेप्ट अप द डस्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड इट। ओके, तो जो इंस्टॉलेशन है उसमें दो मैकेनिकली रोटेटेड ब्रूम है, झाड़ू है, और एक कपड़ा लगाया गया है जो कि बता रहा है कि किस तरीके से साफ कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन ऑर्डर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द डस्ट दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द डस्ट, एंड दिस इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग इन स्वच्छ भारत मिशन एज वेल। बीबी सुरेश का कहना कि यही चीज स्वच्छ भारत मिशन में भी हो रही है। इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग एंड रिमूविंग दे आर क्लियरिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब उसको इस तरह से सजा दो कि वो दिखे ना कि गंदगी है। ओके, तो बेसिकली दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। क्योंकि इसके बाद भी अगर आप देखो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स देख लो, आप ई वेस्ट रूल्स देख लो, सारी चीजें देख लो, कहीं ना कहीं वो सारी अभी भी उसी स्टेटस में है, उसी धड़ल्ले के साथ प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है। तो क्या आपने किया है इसके नाम पे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ही तो किया है। Author suggests that no earlier time in our independent nation's life did one feel so acutely the power of लाठी that we are feeling now। मतलब अभी ये जो कंडीशन है, इस समय की जो कंडीशन है, उस समय हम काफी ज्यादा अपने आप को प्रेशर में फील कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग विद द पर्संस। आप खुद अगर आप सोचें अगर कि क्या आप इतने फ्री हैं जितने आप अमूमन हुआ करते थे? क्या आप वैसा बोल सकते हैं, वैसा लिख सकते हैं, वैसा सोच सकते हैं जैसा आप पहले बोल सकते थे या लिख सकते या सोच सकते थे? सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेकिंग गांधी इररिलेवेंट नाउअडेज। तो गांधी जी जो जिन चीजों के लिए स्टैंड होते थे, जिन चीजों के लिए ट्रस्टीशिप, स्वराज, ओके, फ्री थिंकिंग, ये सारी चीजों के लिए गांधी जी स्टैंड होते थे, एंड वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इग्नोर की जा रही है। नॉन वायलेंस का तो बिल्कुल बुरे तरीके से उसका इग्नोरेंस किया गया है। चाहे मॉब लिंचिंग के केसेस आप देख लीजिए, मॉब वायलेंस के केसेस अगर आप देख लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उनको बिल्कुल वेहेमेंटली उनको अपोज किया गया है, उनको इररिलेवेंट बना दिया गया है प्रेजेंट टाइम। नाउ लेट्स कम टू द ऑपेड पेज। ये आर्टिकल देख लेते हैं, जैतपुर रिस्की एंड एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। ओके, तो जैतपुर प्रोजेक्ट पहली चीज तो कहां पर है देख लेते हैं। जैतपुर जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र में है। ओके, तो इट विल बी इन महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट है जैतपुर का। अब देख लेते हैं क्या है। व्हेन कंस्ट्रक्टेड, जब ये बन जाएगा तो इट विल बी द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। जब ये बनने के बाद ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा वर्ल्ड का, एंड इट इज बीइंग सेट अप विद द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये लार्जेस्ट बन जाएगा एंड इट इज बीइंग सेट अप विद द कोलैबोरेशन विद फ्रांस।
नो ऑथर ने अपोज किया है कंस्ट्रक्शन का ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। जो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका कंस्ट्रक्शन क्यों मना कर रहे हैं? द फर्स्ट थिंग इज दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी मच हायर देन एनी अदर सोर्स, वेदर इट्स विंड, वेदर इट्स सोलर और एनी अदर पावर सोर्स, इट विल बी मच हायर देन दैट। 2013 का एस्टिमेट बोलता है कि 15 रुपीज पर किलोवाट आवर रहेगी, जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो 15 रुपीज पर किलोवाट आवर रहेगी। और अगर एट प्रेजेंट टाइम्स अगर आप सोलर एनर्जी की कॉस्ट देखें तो 4 रुपए 5 रुपए में आके गिर जाती है। सो दिस विल बी मच हायर देन दैट। सेकंड थिंग इज दैट इंडियन पावर सेक्टर इज ऑलरेडी फेसिंग पावर सरप्लस। हम ऑलरेडी फेसिंग सरप्लस कैपेसिटी हम फेस कर रहे हैं, प्लस एनपीए की समस्या बहुत ज्यादा है, पावर सेक्टर से एनपीए भी बहुत ज्यादा आया है। अगर हम फिर से इन्वेस्ट करते हैं जैतपुर में और पैसा लगाते हैं, सो दैट विल फर्दर एक्सटेंचुएट द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएज। देन तीसरी चीज है कि हम सेफ्टी कंसर्न्स को भूल रहे हैं। ठीक है, हमने फ्रांस के साथ मिलके एनपीसीआईएल की डील करा दी कि हम ठीक है बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट वी आर फॉरगेटिंग द लायबिलिटी क्लॉज। अगर कोई एक्सीडेंट होता है उस केस में लायबिलिटी क्लॉज बहुत ज्यादा है, उसका पैसा कौन भरेगा? सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द इशूज विच आर देयर, एंड इन्हीं मुद्दों पे ऑथर ने अपोज किया है जैतपुर पावर प्लांट का, जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे के पेजेस में मूव करते हैं। एंड लेप्रेसी इज नो लॉन्गर अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो लोकसभा ने अमेंडमेंट बिल पास किया है, लोकसभा पास एन अमेंडमेंट बिल। क्या होता था कि पहले लेप्रेसी को एक ग्राउंड माना जाता था फॉर डाइवोर्स। ओके, तो लेप्रेसी को एक ग्राउंड माना जाता था फॉर डाइवोर्स। लेप्रेसी क्या है आप थोड़ा बताइएगा उसके बारे में। इट्स अ वायरल डिसीज और इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज, आप थोड़ा बताइए एंड कहाँ पे क्या इफेक्ट करता है। ओके, एंड हैंसन्स डिसीज क्या है? ओके, तो लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन, व्हाट इज हैंसन्स डिसीज एंड ऑल, ये सारी चीजें आप बताइएगा थोड़ा। ओके, एंड अभी तक याद रखिएगा लेप्रेसी जो था वो कॉज ऑफ डाइवोर्स था, इन केसेस ऑफ सम, इन सम केसेस कॉज ऑफ डाइवोर्स था लेप्रेसी, लेकिन अब उसको कॉज ऑफ डाइवोर्स से हटा दिया गया है। ओके, नाउ इट इज नो मोर अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। क्यों? क्योंकि पहले जो था लेप्रेसी को माना जाता था कि ये नॉन क्यूरेबल है, ये क्यूरेबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती, बट नाउ इट इज वेरी मच क्यूरेबल। ऐसा है कि अब ये क्यूरेबल हो सकती है, ठीक हो सकती है। Therefore now it is thought as a discriminatory process। अब इसको डिस्क्रिमिनेटरी माना जाने लगा था कि अगर जब ये ठीक हो सकती है फिर क्यों आप डाइवोर्स लोगे। सो फॉर दैट रीजन इट इज देयर, एंड अब जो है इसको कॉज ऑफ डाइवोर्स से हटा दिया गया है। इट इज नो मोर अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नाउ। ओके, ये चीज याद रखिएगा। नाउ द बिल हैज सॉट टू अमेंड 5 एक्ट्स। 5 एक्ट्स को अमेंड करने की बात की जा रही है जब ये चेंज आएगा। एक डाइवोर्स एक्ट 1869 का, याद रखिएगा, डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1869, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो इन 5 एक्ट्स को अमेंड किया जाएगा। आलोक वर्मा पे डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट देगा, तो लेट्स सी क्या होता है। 10% कोटा में फेल द लीगल टेस्ट, जैसा कि मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया है पूरा। केंद्र साहनी केस में 2 कंडीशन दी थी कि 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये थी कि केवल और केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, और दोनों ही चीजें इस केस में वायलेट हो रही हैं। देयरफॉर इट माइट बी द केस दैट इसको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सेक्शन 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट इज स्टिल बीइंग इन्वोक्ड, एंड सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल शॉक में है कि जिस चीज को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्शन 66 ए एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, देन ऑल्सो अथॉरिटीज स्टिल कंटिन्यू टू बुक पीपल अंडर दिस एक्ट। ओके, इस एक्ट के अंतर्गत आज भी लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब सेक्शन 66 ए जो था वो था पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज एटसेट्रा। ओके, एंड देयर वाज पनिशमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years and with fine। ओके, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या था? ये बहुत वेग टर्म था, एंड इसमें आगे देखेंगे कि जो लोग को, अगर सपोज किसी को आपने हाई भेजा और वो उससे ऑफेंसिव हो गया, किसी को आपने हाई भेजा और ही और शी फेल्ट ऑफेंसिव बिकॉज ऑफ दैट, देन यू माइट बी बुक्ड अंडर सेक्शन आईटी 66 ए, 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट के तहत आपको बुक कर लिया जाएगा। तो क्या ये सही है? इतना ड्रैकोनियन रूल होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इस कारण से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवॉइड बोल दिया गया था। बहुत वेग था, बहुत एम्बिग्यूअस था इस कारण से, लेकिन अभी भी लोग इसका यूज करते हैं और लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट वाज शॉक्ड टू हियर दैट। Now let's see the next page है। शेख हसीना टेक्स ओथ फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। तो शेख हसीना जो बांग्लादेश की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, एंड शी विल बी द टेकिंग ओथ फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, एंड ये चौथी बार ये प्राइम मिनिस्टर बन रही है। तो अर्लियर 1996 में वो प्राइम मिनिस्टर थी, उसके बाद 2008 में बनी, 2014 में बनी, और अब 2018 में बन रही है। ओके, सो दिस इज द थिंग, शी इज टेकिंग ओथ फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म एंड फोर्थ टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये भी चीजें याद रखिएगा, पूछ सकते हैं इनके बारे में।
So remember these things. Let's move to the next pages. फर्स्ट इंडिया फ्लैग्ड क्रूज फ्रॉम अप्रैल, तो इंडिया का पहला क्रूज जो है वो चलेगा, इट विल सेट सेल फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा चलेगा. एंड कर्णिका इज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप अंडर द जलेश ब्रांड. ओके, जलेश ब्रांड के अंतर्गत ये कर्णिका नाम का शिप रहेगा जो चलेगा. एंड कैपेसिटी विल बी 1900 to 2000 पीपल एंड इट विल बी सेट सेल फ्रॉम मुंबई टू गोवा. ओके, तो इंडिया फ्लैग्ड क्रूज है जो कि चलेगा मुंबई से गोवा तक. तो दिस इज अनदर फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. स्पोर्ट्स पेज में हमने देखा किस तरीके से 71 सालों बाद, 7 डिकेड्स के बाद हमने ऑस्ट्रेलियन सॉइल में उनको हराया. सो दिस इज द थिंग अंडर विराट कोहली, और दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. दैट इज इट फ्रॉम द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and please answer the question that have been asked. Thank you and have a nice day.